हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है सुगम विज्ञान, जो भारती भवन का है, क्लास 6 का। ये चैप्टर 6 है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके सारा क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। इसका पहला नंबर, अति लघु का पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले 3 मिश्रणों के नाम लिखें। CO2 H2O का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब कि कार्बन सी से कार्बन होता है, ड्राई ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इस टाइप में होता है CO2 H2O इस टाइप में। ठीक है, और क्या सर्वत समांग मिश्रण हो सकता है? समांग मिश्रण के 2 अन्य उदाहरण दें। ठीक है, तो इसमें होगा हाँ, सर्वत समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण के 2 उदाहरण जल, नींबू का रस, वायु और पीतल आदि है। ठीक है, मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, मतलब नींबू के रस से मतलब नींबू अलग नहीं कर सकते हैं, इसी टाइप में होता है। ठीक है, और द्रव में द्रव के समांग एवं विषमांग मिश्रणों के एक एक उदाहरण दें। तो इसमें होगा समांग नींबू का रस प्लस जल। ठीक है, और विषमांग किरोसिन प्लस पानी। ओके, और अवयव किसे कहते हैं? मिश्रण बनाने वाले शुद्ध पदार्थ को अवयव कहते हैं। और 5वां नंबर है, निम्नलिखित मिश्रण के अवयवों के नाम लिखें। शीतल पेयजल, कुएं का जल, शरबत। तो शीतल पेयजल। ओके, निम्नांकित द्रव्यों को शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के वर्गों में बांटें। दूध, कंकड़, मिला गेहूं और चीनी, आसुत जल, पीतल। इसमें शुद्ध पदार्थ दूध, पानी, और मिश्रण होगा कंकड़, मिला गेहूं, आसुत जल और पीतल। ओके, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन है, दूध से मक्खन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो दूध से मक्खन दूध के मंथन करके या मिक्सी के सहायता से प्राप्त किया जाता है। 8वां नंबर है, क्या जल की एक निश्चित मात्रा में नमक की कोई भी मात्रा घोली जा सकती है? इसका आंसर होगा, मिश्रण के अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। जल की निश्चित मात्रा में नमक की कोई भी मात्रा नहीं घोली जा सकती है। वो जो है मतलब ब्रैकेट में वो समझाने के लिए है, और इसका आंसर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे, जल की निश्चित मात्रा में नमक की कोई भी मात्रा नहीं घोली जा सकती। ओके, और ये लघु उत्तरीय का पहला नंबर है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 100 उदाहरण व्याख्या करें। इसका आंसर होगा, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में रह सकता है। इसके अवयवी पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। उदाहरण, कपास, रुई से रेशों एवं बीजों का मिश्रण। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसों का मिश्रण। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओसाना का क्या अभिप्राय है? इसका कहाँ उपयोग होता है? ओसाने के विधि द्वारा भारी ठोस से हल्के ठोस अलग किए जाते हैं। यह चना, गेहूं इत्यादि जैसे भारी दानों से हल्की भूसी आदि को अलग करने का आसान तरीका है। ठीक है, गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि धान को ओसाया जाता है, और ये मसूर दाल सबको ओसाया जाता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 उदाहरण देकर चालक विधि का वर्णन करें। विभिन्न प्रकार के कणों को अलग करने का चालन विधि, चालक नहीं होगा, चालन होगा। ठीक है, अलग करने का यह एक आसान और सुविधाजनक विधि है। पहला नंबर, रसोई घर में आटा से चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को अलग करने के लिए महीन छेदों वाली चलनी का उपयोग होता है। मकान बनाने वाले बालू को बड़ी बड़ी छेदों वाली चलनी में डालकर बड़े आकार के पत्थर इत्यादि को अलग किया जाता है। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, थिराना और निथराना से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट करें।
थिराना, एक बीकर में बालू और जल का मिश्रण लें। बालू जल में नहीं घुलता है। थोड़ी देर तक छोड़ देने पर बालू भारी होने लगता है, जिस कारण बीकर के पेंदी में बैठ जाता है। इस क्रिया को थिराना या अवसादन कहते हैं। ठीक है। और निथराना, इसका होगा डिफिनेशन। निथारना वह प्रक्रिया है जिसमें अविलेय भारी ठोस एवं हल्के द्रव के मिश्रण से द्रव को ढालकर अलग किया जाता है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। बालू और जल के मिश्रण से आप इसके अवयव को कैसे पृथक करेंगे? बालू और जल के मिश्रण को हम थिराना और निथराना क्रिया द्वारा इनके अवयवों को पृथक करेंगे। किसी बर्तन में हम इन मिश्रण को रख देंगे। बालू भारी होने के कारण बर्तन के पेंदी में जम जाएगा, जिसे थिराना कहते हैं। फिर हम इस साफ जल को दूसरे बीकर में एक कांच के सहारे ढाल लेंगे। इसे निथारना कहते हैं। इस तरह हम अवयवों को पृथक कर लेंगे। ठीक है। और 6वां नंबर क्वेश्चन है, गंदले जल के नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? गंदले जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए एक फिटकरी के छोटे से टुकड़े को धागे से बांधकर गंदले जल में घुमाकर बाहर निकाल लें। जल्दी ही मिट्टी के कण तली में बैठने लगती है और कुछ ही देर में जल स्वच्छ दिखने लगता है। और यह है 7वां नंबर क्वेश्चन, आप बालू और लोहे के बुरादों के मिश्रण से उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे? बालू और लोहे के बुरादे के मिश्रण को हम चुंबक के सहायता से अलग करेंगे। लोहा के बुरादे चुंबक में चिपक जाता है। इस मिश्रण पर हम चुंबक को घुमाकर लोहे के बुरादे को अलग कर सकते हैं। बालू चुंबक के सहायता से अलग ही रह जाएगा, लोहे के बुरादा निकल जाएंगे। ठीक है। और ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूलकण को किस प्रकार निकालेंगे? खाना पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से हम भूसे और धूलकण को ओसाकर निकाल सकते हैं। यह क्रिया में दाल सीधे नीचे गिरकर ढेर के रूप में जमा हो जाता है और भूसे एवं हल्के धूल कण वायु के साथ पृथक हो जाते हैं। और यह है 9वां क्वेश्चन, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा, समुद्री जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। उनमें से एक लवण साधारण नमक है। समुद्र जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में जमा किया जाता है। सूर्य के उष्मा से जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और गड्ढों में नमक ढेर रह जाता है। इस तरह से प्राप्त नमक का शोधन कर उसे अशुद्धियों से मुक्त कर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। कुछ इस तरह नमक तैयार होता है। ठीक है। और ये है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे हमें भी थोड़ा मतलब कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता रहता है उतना, और वैसे भी बिजी चल रहे थे इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। आप लोग सब्सक्राइब करिए, हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे लगातार। ठीक है। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव ही नहीं, आसान है। हम आटे से चीनी को चालकर अलग कर सकते हैं। और ये है 11वां नंबर क्वेश्चन, बालू और चीनी के मिश्रण से आप उसके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे? बालू और चीनी के मिश्रण को हम पहले जल में रखेंगे, जिसमें कुछ समय बाद चीनी जल के विलीन हो जाएगा और बालू का हम अवयव निकाल लेंगे।
और ये है दीर्घ उत्तरीय का पहला नंबर क्वेश्चन। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? समांग एवं विषमांग मिश्रण का साधारण व्याख्या करें। इसका आंसर होगा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में रह सकते हैं जो मिश्रण कहलाते हैं। या इसका दूसरा नंबर मतलब कि हम लिख सकते हैं दूसरा तरीका से, मिश्रण वे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, मतलब इसका डिफिनेशन ये होगा मिश्रण का। ठीक है, इसमें समांग मिश्रण किसे कहते हैं ये मतलब कि लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब समांग मिश्रण के बारे में दिया हुआ है। वैसे मिश्रण जिनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं समांग मिश्रण कहलाते हैं। मतलब इसका शरबत चीनी, नींबू का रस और जल आदि से बनता है। मतलब कि अलग अलग हम नहीं देख पाते हैं शरबत में क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, इसलिए ये समांग होगा। जैसे नींबू का रस और जल, ये भी समांग होगा। और इस तरह बहुत कुछ समांग होता है। ठीक है, और विषमांग मिश्रण वैसे मिश्रण जिनके अवयव को हम अलग अलग देख सकते हैं विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू और नमक, चावल और कंकड़ आदि, मतलब कि जिसे हम देख सकते हैं। और ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? चीनी और जल के मिश्रण से चीनी प्राप्त करने के लिए हम उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे? द्रव के वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने की क्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। मिश्रण चीनी और जल के मिश्रण से चीनी प्राप्त करने के लिए हम मिश्रण को थोड़ा गर्म करेंगे और चलाएंगे। चीनी घुल जाएगी। थोड़ी और चीनी डालकर चलाने पर वह भी घुल जाएगी। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब चीनी नहीं घुलेगी। इस तरह हम देखेंगे कि जैसे जैसे मिश्रण का ताप बढ़ता है जल की चीनी घुलने की क्षमता बढ़ती जाती है। जल की चीनी घुलाने की क्षमता बढ़ती जाती है। अब यदि ठंडा होने तक विलयन को छोड़ दिया जाए तो अधिक ताप पर जो अतिरिक्त चीनी घुली है वह निश्चित आकार में के रबों के रूप में अलग हो जाएगी। इस तरह हमें जल और चीनी के मिश्रण से चीनी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। रवाकरण किसे कहते हैं? नमक और जल के मिश्रण से नमक के रवे प्राप्त करने के लिए आप कौन सा प्रयोग करेंगे? फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को प्लीज़, और वीडियो को रोक के आप अपना लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, विलयन से ठोस पदार्थों के रवों में प्राप्त करने की क्रिया को रवाकरण कहते हैं। नमक और जल के मिश्रण को शंकु फ्लास्क में लें। उपकरणों को चित्रानुसार सजाएं। चित्र नीचे में है, मतलब चित्रानुसार इसलिए कहा गया है। ठीक है, चित्र भी बना लीजिएगा। सजाएं। फ्लास्क को गर्म करने से जल वाष्प रूप में परिणत होने लगता है, जो फ्लास्क में लगी नली से होकर ठंडा जल में रखे परख नली में द्रवीभूत होते हैं। इसे हम आसुत जल भी कहते हैं। यह जल का काफ़ी शुद्ध रूप होते हैं। नमक का उजला अवशेष शंकु फ्लास्क में रह जाते हैं। नमक हम इस तरह अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये है चित्र, आप लोग ध्यान से देखिए। चित्र को। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग उतार लीजिए चित्र को। ठीक है, अब यह अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। आसवन से आप क्या समझते हैं? समुद्र जल से आसवन द्वारा नमक प्राप्त करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। किसी द्रव में जब अशुद्धियाँ घुली हुई हो तो वैसे मिश्रण में शुद्ध द्रव को प्राप्त करने के लिए आसवन विधि की मदद ली जाती है।
द्रव को गर्म करके वाष्प के रूप में परिणत कर तथा उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव के रूप में प्राप्त करने की क्रिया को आसवन कहते हैं। समुद्र जल से आसवन द्वारा भी नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। इन्हीं लवणों में एक लवण साधारण नमक है। समुद्र जल में बड़े बड़े उथले गड्ढों जिसे समुद्र ताल कहा जाता है में जमा किया जाता है, फिर उसे धूप में छोड़ दिया जाता है। सूर्य के ऊष्मा से जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और गड्ढों में नमक के ढेर रह जाता है। इस तरह से प्राप्त नमक का शोधन कर उसे आसवन विधि द्वारा अशुद्धियों से मुक्त कर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि किसी द्रव विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो सकती है। क्या ताप बढ़ाने पर विलयन की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है? स्पष्ट करें। प्रयोग के लिए हम विलायक जल और विलेय चीनी लेते हैं। अब मिश्रण को थोड़ा गर्म करें और चलाएं। चीनी घुल जाएगी। थोड़ी चीनी डालकर चलाने पर भी घुल जाएगी। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि सारी चीनी घुल जाएगी। कम ताप पर थोड़ा थोड़ा चीनी रहता है, पर ताप जैसे जैसे बढ़ता है मिश्रण में चीनी को घुलाने की क्षमता बढ़ती जाती है। कम ताप पर चीनी धीरे धीरे घुलता है, जबकि ताप बढ़ने पर चीनी जल्दी से घुल जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि 80 डिग्री पे कुछ रवा बचा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे है 30 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे नीचे में अधिक रवे हैं। ठीक है, मतलब ताप कम है इसलिए, और यहाँ पे 50 डिग्री बढ़ गया है। इस पे यहाँ पे रवा थोड़ा मतलब कि इससे कम है। ठीक है, मतलब 30 डिग्री वाला से कम रवा है। ठीक है, और ये 80 डिग्री बढ़ गया, इसके वजह से यहाँ पे कोई भी रवा नहीं बचा है। यही बता रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वहाँ वैसे वैसे मतलब कि चीनी को घुलाने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोग इस चित्र को भी बना दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कभी कहीं कहीं बोलते थे मतलब क्वेश्चन छूट गया, पता नहीं मुझे मेरे पास बुक नहीं था, मतलब बुक मैं अपनी बहन को दे दी थी, जिस वजह से यहाँ पे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मिला लीजिए, सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है इसमें ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। निम्नांकित द्रव्यों में कौन मिश्रण नहीं है? तो इसमें चीनी होगा। ठीक है, और निम्नांकित में कौन समांग मिश्रण है? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिश्रण। ठीक है, इनमें कौन विषमांग मिश्रण नहीं है? तो पीतल। और समुद्र जल से नमक प्राप्त करते हैं तो वाष्पन द्वारा। ठीक है, और द्रवों में निलंबित कणों को अलग करने की विधि क और ख दोनों, मतलब कि भारण और छानना। ठीक है, किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं रवाकरण द्वारा। ठीक है, गंधक कणों से लोहे के बुरादे को निम्नांकित में किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? चुंबकीय पृथक्करण। तेल और जल के मिश्रण से उसमें अवयवों को निम्नांकित में किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो थिराना या निथारना। ठीक है, और ये है खाली स्थान। मिश्रण के अवयवों को खाली स्थान एवं खाली स्थान विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, तो भौतिक और यांत्रिक। ठीक है, मंथन के पश्चात दूध को कपड़े के एक टुकड़े पर उधेलने पर क्रीम उस पर रह जाता है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो छानना। ठीक है, मिश्रण खाली स्थान, मिश्र धातु खाली स्थान मिश्रण होते हैं, तो ठोस मिश्रण। ठीक है, और समुद्र के जल से नमक खाली स्थान विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो वाष्पन विधि द्वारा। ठीक है, और गंधले जल को एक पात्र में लेकर कुछ देर
के लिए स्थिर रख देते हैं। अशुद्धियाँ पात्र की तल पर बैठ जाती है। इसके बाद स्वच्छ जल को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसे कहते हैं 5वां नंबर निथारना। ठीक है। गेहूं के दानों की भूसियों से अलग करने की विधि खाली स्थान कहलाती है। तो ओसाना। ठीक है। 6ठा नंबर का ओसाना होगा। और 7वां नंबर चाय के पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो छानना। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में उपस्थित औषधियों को खाली स्थान करने में किया जाता है। तो पृथक। ठीक है। और यह है सही गलत। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों से मिलते जुलते हैं। सही, मतलब कि मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों से मिलते जुलते हैं क्योंकि उसी का मिश्रण होता है इसलिए। और दूध और जल के मिश्रण को छानने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। दूध और जल को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दूध और जल एक साथ मिल जाते हैं, उसमें पता नहीं चलता जल कहाँ है। दूध मतलब जैसे चाय पत्ती और मतलब चाय जो होता है उसमें से चाय पत्ती अलग किया जाता है, उस टाइप में दूध जल नहीं ना होता है इसलिए। ठीक है। ये गलत होगा। नमक और बालू के मिश्रण से बालू को निथारने विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये सही होगा। ठीक है। और अनाज और भूसी के मिश्रण से अवयवों को ओसाने की विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो सही, मतलब कि अनाज और भूसी मतलब भूसी उड़ जाता है इसलिए ओसा सकते हैं, हम इसे ओसाते हैं। और दूध से मक्खन को रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये गलत है। ठीक है। और विलयन के ताप के बढ़ने से उसकी घुलाने की क्षमता बढ़ती है। तो सही है क्योंकि हम बताए थे 30 डिग्री पे बहुत ज़्यादा रवा था और 80 डिग्री पे एक भी रवा नहीं बचा था, यही बता रहा है। और ये है नीचे की सारणी में बाईं ओर कई तरह के मिश्रण दिए गए हैं और दाईं ओर उनके अवयवों के पृथक करने की विधियाँ। आप कुछ है मिश्रण के लिए किस विधि का उपयोग करें, मतलब कि इसमें मतलब कि अलग करने के लिए इन सबों को किस विधि का हम उपयोग करेंगे, ये पूछ रहा है हमसे। तो नमक और जल को हम छानने विधि द्वारा मतलब कि अलग कर सकते हैं, नहीं वाष्पीकरण से अलग करेंगे। ठीक है। छानने से कैसे करेंगे, वो तो घुल जाता है। बालू और जल को हम छानने से अलग करेंगे क्योंकि बालू घुलता नहीं है जल में। और सरसों के तेल और जल को हम कैसे अलग करेंगे, तो क होगा पृथककारी किप द्वारा। ठीक है। और दूध और मक्खन को कैसे अलग करेंगे, ये है 4था नंबर का ग होगा मंथन। ठीक है। और 5वां नंबर है लौह पूर्ण और गंधक कण को कैसे अलग करेंगे, तो इसका ख होगा चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है। और ये है हमारा सही उत्तर के संकेताक्षर लिखें, एक से अधिक विकल्प सही है। अच्छा, मतलब कि एक द्रव और पहला नंबर है एक द्रव और उसमें नहीं घुलने वाली ठोस के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियाँ है। तो इसका आंसर होगा क और ग। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 6 चैप्टर का, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।